जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगिड़ और आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। तो जल्दी से आइए, जुड़ जाइए। आज आपकी मैथ की धमाकेदार क्लास शुरू होने वाली है और अब तक हम आपकी 2 क्लास कर चुके हैं। 2 क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूं। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट था, संख्या पद्धति शुरू कर चुके थे और संख्या पद्धति में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, गुणज तथा गुणनखंड, ये हम पढ़ चुके थे। तो आज हम अपनी इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, अभाज्य संख्या होगी थी, गुणज और गुणनखंड हो गया था। तो आज आप पढ़ोगे भाज्य संख्या। अगर आपने हमारी जो पिछली 3 क्लास होली, एक इंट्रोडक्शन की थी और जो सब्जेक्ट की थी 2 क्लास थी, तो पिछली अगर आपने क्लास नहीं देखी तो नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में और वहां पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी योद्धा बैच की। तो योद्धा बैच की प्ले लिस्ट अभी ज्वाइन करो और उसमें आपको सीक्वेंस से सारी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो भाज्य संख्या देखो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या भी इसको बोलता है। कौन सी संख्या, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या अर्थात इंग्लिश में क्या कह देंगे, अर्थात इंग्लिश में क्या कह देंगे, कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर, NUMBER। आई बात समझ में। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, कुछ भी बोल रहा है, हम हिंदी में 2 नाम हो इसके और इंग्लिश में क्या बोल रहा है, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या में अक्सर आप सम संख्या और भाज्य संख्या में कंफ्यूज रहते हो। देखो, सम संख्या होती है इवन नंबर, कौन सी होती है, जो 2 से विभाजित हो जाती है, और सम संख्याओं के बीच का अंतर होता है 2। लेकिन आप पढ़ोगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या बिल्कुल अभाज्य संख्या की उल्टी हो। अब देखेंगे भाज्य संख्या क्या, वे संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती है, वे संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती है, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर रखेगी, 2 से अधिक गुणनखंड रखती है। गुणनखंड की आपको परिभाषा बताई दी थी। गुणनखंड क्या हो, जो संख्या को पूरी विभाजित कर दे। वे संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती है भाज्य संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। आगे बात समझ में, 2 से अधिक गुणनखंड रखेगी। अब और ज्यादा समझ में क्या आएगी, हम उदाहरण से देखेंगे कि 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या है। बताओ, थारा मतलब क्या है। 2 से अधिक संख्याओं का हम क्या देखेंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। एक छोटी लड़की की जो वायरल हुई थी वीडियो, क्यूट सी थी, थारा मतलब क्या है, मर से मुंह पे ऐसा मारू में बीत में जाकर पड़ेगा। तो पढ़ोगे नहीं तो मैं पिट्टू बहुत, वो तो आप ऑनलाइन क्लास का फायदा उठा रहे, तो पढ़ लिया करो। देखो, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आगे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, और प्राइवेट सेक्टर का हाल आपको पता, जॉब बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पास केवल एकमात्र क्या चीज है, एकमात्र रास्ता है कि आप पढ़ाई कर लो और कहीं जॉब ले लो। बेजा आसान क्वेश्चन आवे, बेजा आसान, SSC GD और आपका जो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनमें तो मैथ का बेजा आसान क्वेश्चन आवे। दिल्ली पुलिस में तो अब जब वैकेंसी कम आई और बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए तो थोड़ा सा लेवल हल्का सा बढ़ाया था उन्होंने, लेकिन बहुत आसान आवे। GD धरती पे SSC GD जो आने वाला 90,000 के आसपास वैकेंसी बता रहे कि 90,000 के आसपास वैकेंसी आवेगी। अब देख लो आप, 90,000 थोड़ी नहीं होती, और उसमें धरती पे सबसे
आसान एग्जाम पेपर निकालना जो है गवर्नमेंट वो एसएससी जीडी का है। और आपको तो आजकल ज़्यादा ट्रेंड भी रहा है कि आपको तो फोर्स में जाने का शौक भी रहा है, तो देश सेवा करोगे तो जितना हो सके थोड़ी सी पढ़ाई कर लिया करो। इसी के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपका हौसला बड़ा होना चाहिए, आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। अगर आपने सोच लिया तो उसको आप फतेह कर लो। तो कर हौसले को इतना बुलंद कि कोई बाधा तुझे छू ना पाए, कर हौसले को इतना बुलंद कि कोई बाधा तुझे छू ना पाए। देख तेरे हौसले की उड़ान को, उसका अस्तित्व मिट जाए। कि अपने हौसले को इतना बुलंद कर लो कि अगर कोई बाधा आपके हौसले की उड़ान को देखे तो उसका आपके सामने अस्तित्व ही कुछ ना रहे। आप अपने अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी लियो कि कितनी भी परेशानी आ जाओ आपको अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। तो जितना हो सके मेहनत कर लो। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमेशा हमारी जिंदगी में गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं आती, हमेशा हमारी जिंदगी में हमें रास्ता नहीं मिलता आगे बढ़ने का। तो अगर आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है तो उसको सीरियसली लो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। देखो, एक गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिलेगी, एक मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा तो उसकी 3-4 पीढ़ियों तक सेटलमेंट हो जा। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, जो आपकी स्थिति है उसको कोसते रहो। दूसरा आपके पास रास्ता है, आप उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, और अपनी स्थिति को परिवर्तित कर दो। जो पीढ़ी दर पीढ़ी है आपको ये अपमानजनक जीवन जीना पड़ रहा कि आप मिडिल क्लास फैमिली में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, बहुत से लोग तो ऐसा है कि मोबाइल रिचार्ज भी नहीं करा पाते पढ़ने के लिए। मैं बोल तो रहा कि फ्री क्लास है, लेकिन फ्री क्लास नहीं, इसमें भी आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा 250-300 पर मंथ का। वो रिचार्ज कराने लायक भी पैसे नहीं होते। तो थोड़ी मेहनत कर लो। अगर आपको जॉब लेनी है, मैं आपके साथ गारंटी ले रहा, मैं आपके लिए गारंटी ले रहा, अगर डेली आप मेरी क्लास लोगे, रेगुलर नोट्स बनाओगे, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको मैथ में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, आपका साइंस में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 5 महीने में मेरे कई छात्र से हुए, मैंने 5 महीने में उसे पूरा मैथ रटवा दिया। आज वे महारथी हो रहे मैथ के। तो आप भी हो सको थोड़ा सा, एक तो रटने की कोशिश ना करो, क्लास में आओ एकदम खुश होकर आया करो, क्योंकि हम ऐसा सीरियस होकर नहीं सीख सकते। हवा नहीं है ये, कोई भूत नहीं है कि आपके चिपट जाएगा। हम क्या है कि उसे अच्छे से, हमें खुशी होनी चाहिए। अगर किसी चीज को हमने सीखा तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे पास आवे लगी। वास्तविकता है, या आप अपनी बात बताऊंगा, अगर कोई क्वेश्चन मेरे पास हुआ नहीं तो मैं उसमें लगातार लगा रहूं, 3-4 दिन बीत जाओ लेकिन मैं उसे लगा रहूं कि ये क्वेश्चन हो। लेकिन जब वो क्वेश्चन हो जा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो गए, मैं उछल कूद करूँ लगू। तो ये आपको भी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ नया सीखने को मिल गया, हम एक स्टेप आगे बढ़ गए। समझे? तो देखो, बात करते हैं अब अभाज्य संख्या क्या। वो अभाज्य संख्या पढ़ ली थी, भाज्य संख्या क्या हो। वे संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती है अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर आपको नहीं पता गुणनखंड क्या हो तो पिछली क्लास में जाकर पढ़ के आओ पहले। अब 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब देखो, आपको मैं कुछ संख्या दे रहा और आपको बतानी कौन सी इसमें अभाज्य संख्या होगी और कौन सी इसमें भाज्य संख्या होगी। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर 1 की बात करें, 1 क्यों, ये अपवाद है, ये क्वेश्चन आवे भी। 1 क्या है? 1 ना तो अभाज्य है न ही अभाज्य, नोट करके लिखवा था, की पॉइंट है, और न ही भाज्य संख्या है। जो 1 है ना तो वो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 का केवल एक गुणनखंड हो, वो स्वयं हो।
अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या हो कि उसमें ना तो एक से दो से कम गुणनखंड होने चाहिए, ना दो से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, केवल दो गुणनखंड होने चाहिए। तो अभाज्य तो है नहीं, दो गुणनखंड नहीं है एक के। भाज्य संख्या की क्या कंडीशन हो, अभी लिखवाई, दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, इसका मतलब वह दो से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। तो या नहीं होगा हमारी, दो को देखो, दो एक तो एक से विभाजित होवे, एक दो से विभाजित होवे, इससे ज्यादा और किसी संख्या था तो भाग देने से पूरी पूरी नहीं कटती, इसका मतलब दो भी आपकी क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, दो आपकी है अभाज्य संख्या, दो है आपकी अभाज्य संख्या। तीन भी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक तो एक से कटे है और एक तीन से विभाजित हुआ है, इसका मतलब इसके केवल दो गुणनखंड है तीन के। चार देखो, एक से भी विभाजित हो जाएगी, दो से भी विभाजित हो जाएगी और चार से भी विभाजित हो जाएगी। तो कितने हो गए इसके गुणनखंड, दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए इसके। तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये आपकी होगी भाज्य संख्या। पांच को देखो, अभाज्य, एक तक कटे या फिर पांच से विभाजित होगी, पांच से कटेगी, अभाज्य संख्या। छह को देखो आप, छह दो से विभाजित हो जा, तीन से विभाजित हो जा, एक से विभाजित हो जा, छह से विभाजित, एक दो तीन छह, इन सब से विभाजित हो जा, तो यह कौन सी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी छह, भाज्य संख्या। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे अभाज्य और भाज्य संख्या क्या हो और सम और विषम क्या हो। सम संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जा, विषम संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती। भाज्य संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ना तो कम होने चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए, वो तो जिद पकड़ रहा कि दो, केवल दो गुणनखंड होने चाहिए, तो अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो है। ऐसी संख्या जो ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, एक होगी, एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी तीन। आगे बात समझ में, सॉरी तीन नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी होगी चार, तीन तो अभाज्य है ना, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, चार। उसके बाद छह, उसके बाद आठ। लेकिन अब आप सोचोगे दो की सीक्वेंस चल रही, नहीं, बिल्कुल दो की सीक्वेंस नहीं चला। देखो इसे मिटो दूं, नौ बताओ, नौ क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी अभाज्य। आपने देखा नौ एक से भी विभाजित हो जा, नौ तीन से भी विभाजित हो जा, और नौ स्वयं नौ से भी विभाजित हो जा, तो दो से अधिक इसके गुणनखंड हो गए, तो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या चार, चार हो जाएगी ना, क्योंकि दो तुम्हारी क्या है, अभाज्य संख्या है, एक कोई सी होती नहीं बची, तीन, तीन के केवल दो गुणनखंड हो तो अभाज्य होगी। तो भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या चार। उसके बाद छः, आठ, आठ के बाद देखो नौ भी हो जाएगी, क्योंकि नौ एक से विभाजित हो रही, तीन से विभाजित हो रही और नौ से भी विभाजित हो रही, इसका मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड है। अब आप देखोगे 10, 12, 14, 15, आई बात समझ में, 16, 18, ठीक, 20, 20 के बाद क्या आ जाएगा, 21 नहीं, 21 हो जाएगा, 21 भी विभाजित हो जाए, 21, 22, 23 नहीं होगा, 24, 25। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपके 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, 1 से लेकर 25 तक आपकी 15 अभाज्य संख्या होगी, वो 15 भाज्य संख्या होगी। 1 से लेकर 25 तक आपकी कितनी भाज्य संख्या होगी, 15 भाज्य संख्या होगी। आई बात समझ में। लेकिन ज्यादातर एग्जामिनर भाज्य संख्या सा क्वेश्चन नहीं पूछता, अभाज्य संख्या सा क्वेश्चन पूछा। लेकिन क्वेश्चन हम कब करेंगे, पहले इनके सारों के प्रकार करके फिर इनके यहाँ से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए उनकी बात करेंगे। तो आगे बात समझ में, 4 6 8 9 10 12 14 15 16,
18, 20, 21, 22, 24, 25 आपकी कौन सी होगी? भाज्य संख्या होगी। आगे तक भी बढ़ जाएगी, 26 हो जाएगी, 27 हो जाएगी, 28 हो जाएगी, 30, 32, 33। आई बात समझ में? 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। अब अगली क्या चीज पढ़ेंगे हम? भाज्य संख्या पढ़ ली हमने, अभाज्य संख्या पढ़ ली। अब तक देखो कितनी चीज पढ़ ली हमने। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, तीसरे नंबर पर हमने पढ़ी थी पूर्णांक पढ़ लिया, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, गुणनखंड, गुणज, ये सब बात हमने पढ़ ली। अब पढ़ेंगे हम सह अभाज्य संख्या, जो आपके एलसीएम एचसीएफ चैप्टर जब आप पढ़ोगे उसमें हर बार यूज होगा कि सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होते हैं। हेडिंग डाल लो सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। नोट्स बनाते हुए चलिए, फिर देखना अपना मैथ, आपका मैथ कैसा हो जाएगा। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या को प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर तो सहभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, लेकिन हम संख्या की बात कर रहे तो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या क्या होती है। एक बार पानी पी लो। मजा आ रहा आपका? तो जो आपका पढ़ने में मजा आ रहा, अपने यार दोस्तों को भी ये मजा दिलाओ, उनके पास शेयर करो। आप ही का परिवार है, जितना आपका परिवार बढ़ेगा उतना आपको फायदा मिलेगा। जो कोर्सेज आपके हजारों में बिका, आपको यहाँ बिल्कुल फ्री मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़्यादा पैसे की हमें हवस नहीं है, केवल आप पे आना चाहिए। मुझे वो खुशी चाहिए कि आप में मुझे आगे बोल रहा है कि आपके कारण मैं मैथ में पूरा 100 में से 100 कर गया, या ये एग्जाम मैंने आपके कारण क्वालिफाई कर लिया, या मेरा मैथ स्ट्रोंग नहीं था, आपके कारण आज मेरा मैथ स्ट्रोंग है। मैं अपने सामने आपको खड़ा करके बच्चों के आगे इंट्रोड्यूस करवाऊं कि ये वो बंदा है जो ऑनलाइन पढ़ के आज इसने ये मुकाम हासिल कर लिया। तो बेटा मेहनत करो, वो खुशी एक गुरु के लिए सबसे बड़ा खुशी होती है, सबसे बड़ी खुशी होती है। सबसे बड़ा लक्ष्य गुरु का यही होता है कि उसका जो शिष्य है वो कामयाब होवे, जो उसका स्टूडेंट है वो कामयाब होवे। ठीक है, सबकी बात मैं नहीं कर रहा, कुछ इसमें अपवाद में मिलेंगे, कुछ को पैसों से मतलब रहे, वो बात अलग है। लेकिन जो दिल से पढ़ा मैंने, उसके मन में हमेशा रहा है कि जिसे मैं पढ़ा रहा उसे अपने अंदर का सारा ज्ञान उसे दे दूं, कुछ कमी ना रहे। आई बात समझ में? तो जितना हो सके बेटा मेहनत करो और सेशन को शेयर करो, अपने परिवार को बढ़ाने का। आप ये देख लो, जितने भी हो, अगर 10-10 स्टूडेंट भी ये सोचोगे कि मैं 10 स्टूडेंट को ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग से जोड़ूंगा, तो आपका परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा, एक बड़े चैनल को टक्कर देने लायक हो जाएगा आपका परिवार। तो जितने आप फिलहाल हो, उसके बाद अगर आप ठेका ले लो, आप सोच लो कि 10 बंदों को मैं इस पर जोड़ूंगा जो पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? तो जितना हो सके शेयर करो, और जल्दी हम जो सब्सक्राइब आपको दिखते नहीं होंगे कितने हैं, लेकिन अभी इतने नहीं है कि हम आपको दिखा सके। तो जब भी हमें लगेगा कि अब 100 होने चाहिए, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और जब हमें लगेगा कि आपका जो परिवार है एक स्टेप, एक सीढ़ियाँ उनने चढ़ ली है, एक स्टेप उसने ले लिया है, तो आपके साथ वो चीज़ भी सेलिब्रेट की जाएगी। तो जितना हो सके शेयर करो। और अगली हम पढ़ेंगे सहभाज्य संख्या। देखो एक बात सीखो, अगर मैंने आपको लिख लिया 10/15, मैंने लिख लिया 10/15, तो आप क्या कहोगे कि दोनों संख्याओं में कुछ ना कुछ कॉमन है।
आपको हो गया कि हाँ इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है। कॉमन का मतलब है जो दोनों संख्या के अंदर हो या जिस संख्या से दोनों संख्या विभाजित हो जा। अब 5 से यह भी विभाजित हो रही, 5 से यह भी विभाजित हो रही। देखो 5 से विभाजित होने का मतलब है कि 5 इसके अंदर छुपा हुआ है। 5 से विभाजित होने का मतलब है 5 इसके अंदर भी छुपा हुआ है। 10 को मैं ऐसे भी तो लिख सकूं 5 गुना 2। 15 को मैं ऐसे भी तो लिख सकूं 5 गुना 3। तो 5 से आपका 5 कट जाएगा तो बचागा कितना 2/3। तो मैं लिख सकूं 10:15 कितना हो जाएगा 10:15 बराबर होता है, समानुपात होता है 2:3 के। 10:15 समानुपात है 2:3 के, यानी कि 10:15 2:3 के बराबर है। यह बात सीख गया आप। अब एक बात देखो, प्रत्येक संख्या का जब हम अनुपात निकाल ले, प्रत्येक संख्या का जब हम अनुपात निकाल ले 10 और 15 का अनुपात निकाल ला, तो क्या हो जाए जो उनमें कॉमन पार्ट हो, जो उनके अंदर निहित हो, दोनों में सेम चीज, वह आपस में कट जा। ठीक, और जो हमें नंबर मिले वे सहअभाज्य फैक्टर हो, सहअभाज्य गुणनखंड हो। तो आप समझिए सहअभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। इसका मतलब सहअभाज्य गुणनखंडों के बीच जो में से रहेगा एक रहेगा। में से क्या हो, जो इनके बीच जो कॉमन चीज रहेगी वह एक रहेगी। आई बात समझ में? देखो तो सहअभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक उन संख्याओं का ग्रुप है। सहअभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक उन संख्याओं का समूह है जिनके बीच महत्तम समावर्तक 1 हो, यानी कि उनके बीच आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, और जिसके पास कॉमन कुछ नहीं होता उसके पास क्या हो 1 हो। क्या है तेरे पास? मेरे पास माँ है, माँ का प्यार है मेरे पास। तेरे पास क्या है? तो फिल्मी डायलॉग में ना हो। इधर देखो 2:3, या मैं लिख लूं 2 और 3। 2 और 3 कोई संख्या ले ली मैंने। 2 को हम क्या लिख सके 1 गुना 2। 3 को हम क्या लिख सके 1 गुना 3। ना तो 2 के टुकड़े और कर सकते ना 3 के टुकड़े और कर सकते। तो इनमें कॉमन पार्ट कितना 1, इधर भी 1। आई बात समझ में? तो वे सभी संख्या जिनके बीच एक कॉमन हो, जिनके बीच क्या हो केवल एक कॉमन हो, अर्थात उनके बीच कोई भी संख्या कॉमन ना हो एक को छोड़ के, और एक सभी के बीच कॉमन रहेगा, जाहिर सी बात है। दूसरे शब्दों में मैं लिख लूं जिनके बीच, यानी कि जिनका HCF कितना हो, महत्तम समावर्तक कितना हो 1 हो। HCF आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इतना देख लो HCF क्या हो जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो इसका मतलब जिनके HCF 1 हो या जिनके बीच केवल एक कॉमन हो उसे क्या बोल लेंगे कोप्राइम फैक्टर। अगर मैं लिख दूं 4 और 6 तो आप कहोगे गलत लिख दिया जी, ये कोप्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? इसे मैं क्या लिख सकूं 2 गुना 2 लिख सकूं। इसको क्या लिख सकूं 2 गुना 3 लिख सकूं। तो जो 2 यहाँ भी आ गया 2 यहाँ भी आ गया, तो इसका HCF कितना हो गया? इसका HCF हो गया जी 2। लेकिन आपने बताया HCF होना चाहिए 1, तो आपका कोप्राइम फैक्टर कौन सा हो जाएगा? कोप्राइम फैक्टर आपका यह वाली संख्या हो जाएगी 2 और 3, और कोप्राइम फैक्टर यह वाली नहीं होगी। आई बात समझ में? तो कोप्राइम फैक्टर सहअभाज्य संख्या क्या होती है? 2 या 2 से अधिक वे संख्या जिनके बीच कुछ भी कॉमन न हो, एक को छोड़ के, जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनका HCF कुछ नहीं होता, उनका एक जरूर पावे। आई बात समझ में? देखो तो कुछ उदाहरण लिख लो। जैसे हमने लिख लिया 2, 3, 7। 2 और 3 के बीच क्या HCF 1 है। सभी का अगर HCF निकाल लोगे तीनों का क्या बैठेगा 1 बैठेगा, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को काट सके। इसका मतलब ये तीनों क्या है
सह अभाज्य संख्या है एक दूसरे के अकॉर्डिंग। इसमें हम सापेक्ष देखोगे, एक दूसरे के साथ देखोगे। केवल ये नहीं बता सकते दो बताओ, दो सह अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, दो बताओ कि को प्राइम फैक्टर है या नहीं। मैं बताऊंगा दो का कैसे बताऊं, इसके साथ कोई सी संख्या दे, 2 5 हो, हाँ हो जाएगी, 2 और 5 हो, क्या हो जाएगी, सहभाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर 2 और 2 दे दिया आपने तब यह नहीं होगी। अगर आपने 2 और 4 दे दिया तब यह आपकी नहीं होगी। 2 2 दे दिया जब भी आपकी यह नहीं होगी, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, इसका HCF 2 है। क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, इसका HCF 2 है। यानी कि 2 से दोनों संख्या ये कट जाएगी, 2 से दोनों संख्या कट जाएगी। ये किसी भी एक संख्या था दोनों नहीं कट सकती, किसी भी एक संख्या था दोनों संख्या नहीं कट सकती, केवल एक से कटेगी। 1 से 2 भी कट जाएगा, 1 से 5 भी कट जाएगा। इसका मतलब जो ये हमारी है यह है आपकी सह अभाज्य संख्या। आई बात समझ में? तो सह अभाज्य संख्या हमेशा दूसरी संख्या के सापेक्ष देखेंगे। 2 यहाँ भी था, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ तो सहभाज्य संख्या बन रही, यहाँ नहीं बन रही, यहाँ नहीं बन रही। आई बात समझ में? कुछ लोग क्या कहते हैं, अब आप समझ गए। अब इसमें देखो डाउट कहाँ है। कुछ लोग क्या कहते हैं, दो आप क्या करो, 2 संख्या ले लो। कैसी संख्या ले लो? 2 अभाज्य संख्या ले लो। मैंने बोला ठीक है, 2 अभाज्य संख्या, एक तो ले ली हमने 2, दूसरी कुछ भी ले लो, 5 अभाज्य संख्या है, अभी आपने पढ़ा। तो 2 अभाज्य संख्या होगा, जो ग्रुप होगा वो सहभाज्य पावेगा। बिल्कुल सही कह रहे जी, 2 अभाज्य संख्या होगा, ग्रुप सहभाज्य पावेगा। लेकिन क्या हमेशा रहेगा? हाँ जी हमेशा रहेगा। क्या 2 अभाज्य संख्याओं का जो समूह रहेगा सहभाज्य संख्या रहेगा? बिल्कुल रहेगा। लेकिन केवल इस बात पर देखियो, लेकिन केवल 2 अभाज्य संख्या का समूह ही सहभाज्य संख्या रहेगा? नहीं, लेकिन केवल 2 अभाज्य संख्या का समूह ही सहभाज्य संख्या रहेगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ये दोनों अभाज्य संख्या थी, मैंने 4 ले ली, 4 आपकी अभाज्य संख्या है? नहीं, 4 तो भाज्य संख्या है, 2 से भी घट रही, इसका गुणनखंड 2 भी हो गया, 1 भी हो गया, 4 भी हो गया। बिल्कुल सही बात। और 4 के साथ ले लिया मैंने 7। अब देखो 4 तो है आपकी भाज्य संख्या और 7 है आपकी अभाज्य संख्या, लेकिन फिर भी ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। लेकिन फिर भी ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि अगर दोनों संख्या ही होनी चाहिए अभाज्य संख्या तभी सहभाज्य संख्या बनेगा। नहीं, एक संख्या आपकी भाज्य भी हो सके। आई बात समझ में? लेकिन अगर दोनों संख्या आपकी भाज्य हो जाए, जैसे 4 ले लिया और 1 ले लिया आपने 12, दोनों संख्या आपकी भाज्य होगी, तो इसका मतलब यू आपकी सहभाज्य संख्या नहीं होने की। क्यों नहीं होने की? इसमें 4 कॉमन है, 4 तय यू भी कट जाएगा और 4 तय 12 भी कट जाएगा। यानी कि एक समान संख्या था, दोनों कट रहे, 4 तय ये भी कट रहा, ये भी कट रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका HCF कितना हो गया, इसका HCF हो गया 4 और HCF होना चाहिए 1, तो यह संख्या नहीं हो पाएगी। तो आप यहां से 2-3 की पॉइंट और सीख गए। अगर दोनों संख्या अभाज्य संख्या है तो वे उनका ग्रुप हमेशा सहभाज्य संख्या होगा। अगर एक संख्या अभाज्य संख्या है और दूसरी संख्या भाज्य संख्या है, तब भी जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, सहभाज्य संख्या बनेगा। लेकिन अगर दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, तो उनका ग्रुप सहभाज्य संख्या नहीं बन सकता, को प्राइम फैक्टर नहीं बन सकता। तो उम्मीद है आप को प्राइम फैक्टर सीख गए होंगे। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, LCM HCF में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। तो LCM HCF के टाइम पर बहुत जरूरी है। वैसे नंबर सिस्टम में तो जरूरी है ही, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन LCM HCF के टाइम पे भी इस पर बात करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा डीप बात नहीं करें। आज देख लो, बिल्कुल आराम से तसल्ली से समझ लो। उस टाइम पर मैं केवल इसकी परिभाषा बताऊंगा 2 मिनट के लिए बस, क्योंकि आपने पहले सीख ली।
मिटो दूँ। जो आज क्लास में नए हैं, पहली बार देख रहे, तो आपको मैं बता दूं 2-3 क्लास पहले हो चुकी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ या डायरेक्ट चैनल पे जाओ और प्ले लिस्ट को देखो। प्ले लिस्ट मिलेगी आपको किस नाम से, योद्धा बैच के नाम से, योद्धा मैथ बैच के नाम से, ठीक है। तो उसे ज्वाइन करो और शुरुआत से देखो, इंट्रोडक्शन तक, फिर देखना कितना मजा आ रहा क्लास में। कोप्राइम फैक्टर आपने सीख लिया। अब अगली संख्या की बात करते हैं। अगली संख्या क्या है हमारी, अगली संख्या अभाज्य संख्या होगी। परिमेय और अपरिमेय संख्या रहेगी आपकी। कौन सी रहेगी, परिमेय और अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या आज पढ़ लेते हैं, अपरिमेय संख्या कल पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या, बहुत से लोगों की जिंदगी बीत जा लेकिन वे ना तो परिमेय संख्या को समझ पाते ना समझा पाते, ना वे अपरिमेय संख्या को समझ पाते ना समझा पाते। आज बहुत बढ़िया तरीके से परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्या रैशनल नंबर, RATIONAL, रैशनल नंबर। देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा वो तो बेजा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। लेकिन आप कभी देख लियो 5वीं से स्टार्ट हो जा, 5वीं से लेके, अगर 5वीं तक का कोई बंदा है, 5वीं से लेके कितना भी ऊपर हो, 12वीं तक का हो, कहीं तक का भी हो, ग्रेजुएशन भी कर लियो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 5वीं तक के बच्चे से स्टार्ट हो जाए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है उसे भी सिखाओ, ठीक है, उसे सिखाओ। उसकी किताब में 5वीं में मिलेंगे, 5वीं में, 6ठी में, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं लोग का इसका पढ़ा पढ़ता रहे हमारे साथ, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो जितना हो सके शेयर करो। ये केवल आपके लिए नहीं होता, शिक्षा हमें कभी भी लिमिटेड नहीं होती, या वो ये नहीं होती है मेरे सिलेबस में नहीं है। जो आप पढ़ रहे वो 10वीं तक का ही है सारा, ठीक, लेकिन वहाँ आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आज आपको मेहनत करनी पड़ रही है। अगर आप अपने बच्चों को अभी से पढ़ाओगे तो फिर उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़े। और आप खुद देख रहे हैं जब अभी से इतना कंपटीशन, आगे कितना होगा। अब आप कहोगे गवर्नमेंट जॉब तो भूल जाओ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो भूल जाएंगे हम। एंट्रेंस एग्जाम MBA का देख लो, कैट का एग्जाम हुआ है, देखा उसका लेवल, एंट्रेंस एग्जाम मांग रहेंगे यही क्वेश्चन, उसे भी भूल लोगे। अगर उसे भी भूल लोगे फिर रास्ता एक बचेगा। प्राइवेट जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जाम कर क्वालिफाई करके आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा। हालांकि आप जब एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, गवर्नमेंट एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, फिर आपके पास एक रास्ता बचेगा, मजदूरी कर लियो, सर पे तसला रख के। आजकल तो वो भी खत्म हुआ लग रही, मशीन ऐसी ऐसी आ रही। 3D घरों का नाम सुना होगा, 2 दिन में पूरा घर बना के तैयार, ठीक। अगर आप सब्जी वो बेचने का काम करोगे वो भी खत्म होता जा रहा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करो घर ही पहुंचावे, ठीक। तो आज के टाइम पर अगर आप नहीं पढ़ रहे, मेहनत नहीं कर रहे, तो आपका भविष्य बहुत ज्यादा अंधकार में हो सके, उससे बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं दिखाई दे, उसी अंधेरे में घुट घुट कर मर जाओगे। तो जितना हो सके पढ़ाई कर लो, आपके लिए ऑप्शंस है। तो देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या की एक बहुत ही आसान सी परिभाषा रह गई है। परिमेय संख्या कौन हो, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, P/Q के रूप में, जहां P क्या है, अंश का काम करेगा और Q हर का काम करेगा, ठीक है। P/Q के रूप में लिख लेंगे। P क्या हो जाएगा, 5/3 लिख लिया, जैसे हमने P 5 हो गया, Q 3 हो गया, 4/2 लिख लिया, बिल्कुल। लेकिन P क्या है, अगर प्राकृतिक संख्या है P तो क्या होगा, हम केवल प्लस वाली संख्या लेंगे एक तले के। अगर पूर्ण संख्या है
तो हम केवल जीरो तलेगा पर सभी प्राकृतिक संख्या लेंगे, लेकिन p और q अगर पूर्णांक है तो माइनस प्लस भी ले सके। तो p एंड q क्या है, यहाँ पूर्णांक है। तो लिखो वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q यानी कि P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। लिख लियो, लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसके साथ कंडीशन रख दी। क्या रख दी? इसके साथ कंडीशन रख दी। P अपॉन Q के रूप में हम उन्हें कैसे लिखेंगे? देखो इतना उतार लिया, वीडियो को रोक के तब उतार लियो अगर उतारा ना हो। P अपॉन Q के रूप में तो लिख लिया, आई बात समझ में? इतनी तो हमने क्या लिख लिया, P अपॉन Q के रूप में लिख लिया जी। P अपॉन Q के रूप में लिख लिया, जहां P क्या है, जहां P एंड Q, जहां P एंड Q क्या हो जाएंगे आपके पूर्णांक है। जहां P एंड Q आपके पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब आप समझ गए होगे। जहां P एंड Q आपके पूर्णांक है यानी कि सभी माइनस की संख्या, सभी प्लस की संख्या और जीरो सब आवेगा। लेकिन पूर्णांक तो है, इसके साथ ही एक कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दे दी? की पॉइंट है यू, क्यों कभी भी क्यों बराबर नहीं है जीरो के, आपको क्यों जीरो के बराबर कभी नहीं लेना। इसका मतलब P को आप कुछ भी ले लो, पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 6, या माइनस में कोई संख्या ले लो, या आप जीरो भी ले सकते हो। P को आप कुछ भी ले लो, मान के चल 4 ले लिया। Q को आप क्या लेना, जीरो नहीं ले सकते, माइनस के 3 ले सको, 4 बटे प्लस के 2 ले सको, ठीक है, और 4 बटे 0 नहीं ले सकते। 4 बटे 0 आप नहीं ले सकते, आई बात समझ में? 4 बटे 0 नहीं ले सकते क्योंकि Q 0 नहीं ले सकते, P अपॉन Q के रूप में लिख सको। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं, कौन कौन से ऐसी परिमेय संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल से हम और ज्यादा समझेंगे और ज्यादा आसानी से समझेंगे। तो देखो उदाहरण लिखो इसके, ये सब उतार लियो। ये बहुत सारे इसके फैक्टर की बात करेंगे, जो इसके की पॉइंट है, क्या क्या बात निकल कर आई वह बात करेंगे। लेकिन बात हमेशा ही यहीं से निकल रही है, P अपॉन Q के रूप में लिख सके। और P एंड Q क्या है? P एंड Q आपके है पूर्णांक, इंटीजर्स है, यानी कि जीरो भी हो सके, प्लस भी हो सके, माइनस भी हो सके। लेकिन क्यों आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 बटे 0 अपने कैलकुलेटर में 5 को 0 तक भाग दे के देखियो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। डेफिनेशन नहीं है इसकी, नो लिखा आ जाएगा, सोल्व नहीं कर सकते हम इसको, आई बात समझ में? 0 तक किसी भी संख्या को हम भाग नहीं दे सकते, समझ गए? तो इसलिए क्यों कभी भी आप 0 नहीं लोगे। अब देखो मैं 2-4 चीज लिखूंगा, बताना आपको है या नहीं है। 5 बटे 4, 2 बटे 3, माइनस के 5 बटे 6, 5 बटे माइनस के 6। पहले ही नहीं में देखो 5 बटे 4, P अपॉन Q के रूप में UP हो गया आपका, ये क्यों हो गया लिख रहा, दोनों पूर्णांक है, आपका परिमेय संख्या हो गया। 2 अपॉन 3, P U हो गया 2, Q हो गया 3, और दोनों पूर्णांक है तो यह भी हो जाएगी परिमेय संख्या। माइनस के 5 ऋणात्मक संख्या है,
ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है, 6 क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कि दोनों पूर्णांक है, यह भी संख्या आपकी हो जाएगी। और जो 5/-6 यह भी आपकी संख्या हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये सारे आपके चारों परिमेय संख्या हो जाएगी, उदाहरण में लिख लियो। अब आगे बात करते हैं, वीडियो को रोक के लिख लो जब नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर मैं तारी लिया लिखने के लिए, जब तक आप उतारोगे रुका रहूंगा तो क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगी। देखो आप अब 0/5 भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। आप सोचोगे 0 क्या है पूर्णांक है, 5 क्या है पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। P 0 हो गया, क्यों 5 हो गया, P/Q के रूप में भी लिख सके। लेकिन एक कंडीशन बताई क्यों 0 नहीं होना चाहिए। अब आप देखो P तो हो गया 0, क्यों हो गया 5, P/Q के रूप में लिख रही, तो आपका P 0 थोड़ी है, आपका P आपका क्यों 0 थोड़ी है, क्यों 0 नहीं है आपका, केवल P है 0 आपका। इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या हो जाएगी, यह भी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0/5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि केवल उसने एक कंडीशन दी थी कि क्यों बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, P बराबर 0 के हो सकता है, P बराबर 0 के हो सकता है। तो ये क्या है, ये आपका P तो है, ये क्या है, ये आपका Q ही तो है। आई बात समझ में? तो 0/5 भी हो गया। अब इसी में देखो क्या 5/0 हो जाएगा, 5/0 आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकती जी, जो क्यों है 0 टेक दिया, हम मानना ही नहीं। आपने बताया कि क्यों 0 नहीं हो सकता, तो यह आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। 5/0 आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। आई बात समझ में? यहां तक समझ गए? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? देखो प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं, 1 2 3 4 आगे 5 6 बहुत सारी हो जा। एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 को मैं 1/1 भी लिख सकूं। जब 1 से 1 को भाग दोगे 1 ही आवेगा। 2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि 2 को मैं 2/1 भी लिख सकूं। 1 तक भाग दोगे 2 को, 1 दूनी 2 ही आवेगा। 3 भी हो जाएगी, क्योंकि 3 को मैं 3/1 लिख सकूं। 4 भी हो जाएगी, 4 को मैं 4/1 लिख सकूं। तो सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। लेकिन क्या 0 भी हो जाएगी? बिल्कुल हाँ, 0 भी हो जाएगी। प्राकृतिक संख्या तो होगा कि अब 0 देखो, 0 को मैं 0/1 क्या आ जाएगा, 0 ही तो आ जाएगा। तो आपकी 0 भी परिमेय संख्या हो जाएगी। -5 भी हो जाएंगे, बिल्कुल हाँ, -5 भी हो जाएंगे, -6 भी हो जाएंगे, -8 भी हो जाएंगे। -5 को -5/1, -6 को -6/1, -8 को -8/1 लिख सके। P/Q के रूप में लिख लिया हमने। आई बात समझ में? तो ये भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहां से आप क्या सीखे, यहां से आप सीखे सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, और एक सबसे खास बात, सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक, अगर हम सभी पूर्णांक कह दें तो उसमें सारे आ जाएंगे। तो सभी पूर्णांक परिमेय, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकते हैं। अब आप एक बात कहोगे कि सारी चीज तो आपने परिमेय संख्या में ले ली, तो हम अपरिमेय संख्या के लिए क्या छोड़ा हमारे लिया?
भाई मैं 1 लिखूं वो भी है, 2 लिखूं वो भी है, 0 लिखूं वो भी है, -5 लिखूं वो भी आपका परिमेय संख्या है। मैं 5/4 लिखूं वो भी परिमेय संख्या, -5/4 लिखूं वो भी परिमेय संख्या है, 6/7 लिखूं वो भी परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए आपने हमारे लिए अपरिमेय संख्या कहां से लाएंगे हम? अपरिमेय संख्या कौन सी होगी हमें ये तो बताओ। तो इस राज का पता आपको पता चलेगा कल। इससे आगे की बात हम करेंगे कल कि जब सारी चीज परिमेय संख्या में आ गई तो अपरिमेय संख्या के लिए हमारे पास क्या बचा। ठीक है, तो कल अपनी क्लास टाइम पे लेना ना भूले, समय पे अपनी क्लास लेने आ जाइयो कल। कल हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी कल होने वाली है। तो जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ, जितना हो सके प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। जो नए विजिटर है जल्दी से जाइए और जितनी हमारी पहली क्लास होली उसे पूरी को देखो, क्योंकि तभी हमारे आपके समझ में आवेगा, वरना आपके समझ में नहीं आवे, क्योंकि एक दूसरे से क्लास कनेक्टेड है। तो जितना हो सके शेयर करें यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।